चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को अपने YouTube चैनल पर आमंत्रित करता हूं। और दोस्तों, यहाँ हम जो है यूपीएससी का प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, मेंस का 2016 आईएएस में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। 2016 आईएएस में जो मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र थर्ड में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ये दोस्तों ओरिजिनल जो है प्रश्न है जो आईएएस मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, आप यूपीएससी की अगर तैयारी करते हैं तो बेहतरीन जो है शिक्षा के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के लिए भी। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए हैं? क्या बढ़ती हुई औपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? ये बताना है। मतलब यहाँ कहने का अर्थ समझिए दोस्तों कि जो अर्थव्यवस्था जो है, औपचारिक जो क्षेत्र है, औपचारिक क्षेत्र मतलब सरकारी जो है क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण जो दुनिया से लगाव है, इसके परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार कम हुए हैं। क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कम हो रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहे हैं, ये देश के विकास के लिए हानिकारक हैं। ये हमें बताना है 200 शब्दों में 12.5 अंक का। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन वैश्वीकरण अपने साथ उदारीकरण और निजीकरण का विचार लेकर आता है। वैश्वीकरण क्या है दोस्तों? जब हम विश्व के साथ जुड़ेंगे तो उदारीकरण और निजीकरण ऑटोमेटिक जो है जुड़ जाएंगे, जिसका अर्थ है कि सरकार का आर्थिक क्षेत्र पर कम नियंत्रण। सरकार का जो आर्थिक क्षेत्र है, पैसे रुपए पूंजी वाला, उस पर जो है नियंत्रण कम हो जाता है, कम नियंत्रण। और वस्तु सेवा के उत्पादन और वितरण पर निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी। और जो है जब वैश्वीकरण होगा तो भागीदारी जो है निजी क्षेत्र का ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि वैश्वीकरण के कुछ फायदे के साथ इसमें कुछ दोष भी है, फायदा है और नुकसान दोनों है। भारतीय श्रम क्षेत्र वैश्वीकरण से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। श्रम मतलब मजदूरी जो है या काम धंधे, वो बुरी तरीके से वैश्वीकरण होने से, दुनिया से जुड़ने से प्रभावित हुआ है। वैश्वीकरण के बाद औपचारिक क्षेत्र में कम रोजगार सृजन के कारण औपचारिक सरकारी जो क्षेत्र है उसमें कम रोजगार जो है पैदा हो रहे हैं। इस कारण वैश्वीकरण ने वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी को, मशीनों को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण रोबोटिक्स, रोबोट और अन्य प्रौद्योगिकी के श्रम शक्ति को प्रतिस्थापित किया है। रोबोट और अन्य जो मजदूर हैं, जो लोग काम करते थे, वहाँ अब जो है रोबोट काम कर रहे हैं, ये प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है। वैश्वीकरण अनौपचारिक क्षेत्र में कम मजदूरी, अनौपचारिक जो क्षेत्र है उसमें जो है कम मजदूरी जो है कम, और उत्पादन की लागत में कमी। अनौपचारिक क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें मजदूरी कम मिलती है, और कम मजदूरी और उत्पादन की लागत में कमी के कारण उत्पादन जो है उसकी लागत में भी कमी आ रही है, के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में काम के अनुबंधन को प्रोत्साहित किया है। इसने अर्थव्यवस्था में अनुबंधन श्रम की भागीदारी को बढ़ाया है। श्रमिकों को जो है ठेके पर लेना, ठेके पर काम करना, उसको बढ़ाया है, और औपचारिक क्षेत्र के रोजगार को कम किया है। औपचारिक क्षेत्र के जो रोजगार है उसमें कमी आ रहा है। वैश्वीकरण ने उन उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। वैश्वीकरण जो है उन उद्योग के बीच जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है जो गैर प्रतिस्पर्धी देशों में रोजगार, औद्योगिक इकाइयों को बाजार के अनुकूल अर्थव्यवस्था में रोजगार, औद्योगिक इकाइयों को बाजार के अनुकूल जो है अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया है। कपड़ा उद्योग को वियतनाम, लाओस में स्थानांतरित करना, कपड़ा जो उद्योग है उसे जो है वियतनाम और लाओस में स्थानांतरित करना इस परिघटना का ताज़ा उदाहरण है। वैश्वीकरण के बाद मशीनीकरण आ गया, मशीन से काम होने लगे, स्वचालन, अपने आप काम हो रहे हैं। आउटसोर्सिंग और कंप्यूटरीकरण ने मानव संसाधन की भूमिका को सीमित कर दिया, मानव की बहुत आवश्यकता को कम कर दिया। साथ ही सरकार ने वैश्वीकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों का निजीकरण कर दिया, और सरकार भी जो है सार्वजनिक क्षेत्र जो थे उनको बेच दिया, सार्वजनिक चीज़ों को बेच के जो है निजी क्षेत्र को दे दिया, निजीकरण कर दिया, प्राइवेट क्षेत्र को दे दिया। इन इकाइयों की बड़ी संख्या में संगठित रोजगार था, मतलब रोजगार जो है सरकारी था उसे अब प्राइवेट हो गया। इसके बाद इन इकाइयों में संगठित रोजगार में कमी आई है। सरकार ने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सभी योजनाओं को आसान बनाने का पूरा प्रयास किया है कि जो श्रमिक को जो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए वो
आसान तरीके से मिल जाए। सामाजिक सुरक्षा के लाभों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास सरकार कर रही है। वैश्वीकरण के कारण बढ़ती हुई अनौपचारिकता, आय और संसाधन की असमानता मतलब दोस्तों किसी का आय ज़्यादा किसी का कम को बढ़ावा देता है। यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। अनौपचारिक क्षेत्र के जो प्राइवेट सेक्टर के रोजगार हैं वो सुरक्षित नहीं है, जो अंततः अर्थव्यवस्था की दक्षता को कम करते हैं और सुरक्षा न होने से अर्थव्यवस्था की जो दक्षता है वो भी कम होती है। दूसरा प्रश्न है, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। मतलब दोस्तों महिला को सशक्त करने के लिए एक बजट महिला के लिए निकाला जाना चाहिए। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकता है एवं स्थिति है। जेंडर बजटिंग के लिए कितनी पैसा दिया जाता है और क्या स्थिति है ये बताना है 200 शब्दों में 12.5 अंक का। लैंगिक असमानता दूर करने के लिए विश्व में जेंडर बजटिंग को एक सशक्त माध्यम समझा जाता है। जेंडर बजटिंग को क्या समझा जाता है? एक सशक्त माध्यम। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान नहीं है। महिलाएं जो है पुरुषों के समान नहीं है। वे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर इत्यादि में पुरुषों से पीछे हैं। स्वास्थ्य और ये सब चीज़ों में पुरुषों से क्या है, ये पीछे हैं महिलाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसरों इत्यादि में पुरुषों के पीछे हैं। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की स्थिति क्या है? वर्ष 2004-05 के बजट में जेंडर बजटिंग का हिस्सा 2.79% था, जो 2011 में बढ़कर 6.22% हो गया। लेकिन वर्ष 2017-18 में यह 5.2% रहा। मतलब दोस्तों 2011 में इतना जो है स्त्रियों पर मतलब महिलाओं पर खर्च किया गया 2.5% खर्च 6% खर्च किया गया। फिर 2018 में कम कर दिया गया, 5.2% रह गया। मतलब दोस्तों अभी कम नहीं करना चाहिए था हमारे हिसाब से। आगे, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, राष्ट्रीय महिला कोष इत्यादि कार्यक्रमों के अच्छे परिणाम आए हैं। ये जो कार्यक्रम है इनके कहा जा रहा है कि परिणाम इनके अच्छे आए हैं। जेंडर बजटिंग के तहत आवंटित राशि महिलाओं के विकास में संबंधित तमाम योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। मतलब जो महिलाओं के लिए जो राशि है निकाली जाती है उनके लिए ही खर्च किए जा रहे हैं, तमाम जो है चीज़ों के लिए, ठीक है, खर्च किए जा रहे हैं। महिला केंद्रित बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि, सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन का प्रावधान है। लड़कियों को स्कूल में विशेष रूप से गाँव में सुरक्षित शौचालय उपलब्ध कराना, आवागमन के लिए मुफ्त साइकिल देना जैसे बिहार में पंचायतों व नगर पालिकाओं में महिलाओं को संवैधानिक तौर पर जो है पंचायत और नगर पालिका में संविधान में ही महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। कुछ राज्यों में, बिहार में तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2004-05 में शुरू हुए जेंडर बजटिंग को आज लगभग 16 राज्यों में अपनाया गया है। जेंडर बजटिंग को आज जो है 16 राज्य जो है अपना चुके हैं। कितने? 16 राज्य। भारत में बजट की आवश्यकता, भारत में लिंग बजट की आवश्यकता क्यों है? महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए मानकीकृत नामकरण, महिलाओं के विकास में बाधा बनने वाले सामाजिक रीति रिवाज, महिलाओं के लिए मानकीकृत नामकरण। दोस्तों महिला के विकास में बाधा बनने वाले सामाजिक रीति रिवाजों का उन्मूलन किया जाना चाहिए। जैसे महिलाएं खाना बनाएंगी घर की, महिलाएं ही बच्चों की देखभाल करेंगी, महिला जो है काम नहीं करेगी, पति की सेवा करेगी, ये सब थोड़ा, महिलाएं साड़ी पहनेंगी, महिलाएं घूंघट करेंगी, ये सब रीति रिवाज जो है ख़त्म होना चाहिए। घरेलू कामों का अर्थव्यवस्था में महत्व नहीं होता है। घरेलू काम का जो है अर्थव्यवस्था के लिए महत्व नहीं होता है, महिलाओं का नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मौजूदा महिला केंद्रित योजनाओं पर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। सभी राज्यों को जल्द से जल्द जेंडर बजटिंग अपनाने की जरूरत है। भारतीय समाज में प्रतिशतात्मक व्यवस्था, कुछ क्षेत्रों में खराब लिंगानुपात, महिलाओं की स्थिति कम संख्या पुरुषों की अपेक्षा, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियाँ, मतलब जो है परिस्थिति अनुकूल नहीं है, और लिंग समानता में भारत की खराब स्थिति हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करती है कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बजटीय आवंटन आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है? बजटिंग जो है आवश्यक है, बजटिंग जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY बैंक रहित
बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। जो बैंक नहीं खाता जिनका नहीं खुला है, बैंक से नहीं जुड़े हैं, उनको जो है बैंक से जोड़ने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोग का वित्तीय समावेशन होगा। गरीब तबका भी जो है पैसा जो है लेन देन करेगा और पैसा उनके तक पहुंचेगा। अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। भारत में वित्तीय समावेशन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग बैंक रहित था, बैंक का खाता ही नहीं था। वित्तीय समावेशन संस्थागत ऋण और बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच को दर्शाता है। संस्था से ऋण लेने और बैंकिंग पहुंच, बैंक में पहुंच जो है दर्शाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY निसंदेह भारतीय इतिहास में वित्तीय समावेशन के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो वह अन्य तरीके से वित्तीय सेवाओं को नामतः बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, वित्तपोषण, ऋण तथा बीमा पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। इस योजना का उद्देश्य खाता रहित प्रत्येक घर को बैंक खाता से जोड़ना है। जो भी खाता जिनका नहीं खुला है उनको खाता खुलवाना है। इस योजना के तहत 26 जनवरी 2015 तक देश में 7.5 करोड़ परिवारों को बैंक खाता खुलवाने का लक्ष्य रखा गया था। 31 जनवरी 2015 तक 21.02 करोड़ बैंक खाते खुल गए। मतलब 7.5 करोड़ रखा गया, उससे 2-3 खाता खुल गया। अब अगला देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की विशेषताएं क्या है। भारतीय समाज के गरीब जो लोग हैं, गरीबों के लिए वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करती है। उनको जो है वित्तीय पैसे तक पहुंच जो है सुनिश्चित करता है ये जो योजना है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हर खाता धारक के पास रुपए डेबिट कार्ड की व्यवस्था। मतलब कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने, मतलब ऐसे जो नोट के, मतलब कैश जो है बिना कैश का लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है रुपए डेबिट कार्ड। 30,000 रुपये तक की जीवन बीमा और 1 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा। सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाला धन सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करना। जो भी सरकार जो है पैसा दे रही है, जैसे रसोई गैस पर सब्सिडी, मतलब दोस्तों सीधा जो है खाते में जमा हो जाए कि बिचौलिया उसमें कुछ न प्राप्त करें। लाभार्थियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। यह गरीब प्रवासियों को प्रेषण स्थानांतरित करने में मदद करेगा, भेजने में, और छोटी बचत की आदत को बढ़ाएगा। छोटी बचत जो है आदत बढ़ेगी। भारत कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता वित्तीय साक्षरता है। मतलब जो है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो जो है थोड़ा साक्षर बने लेन देन में। प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंकिंग सेवा से वंचित लाखों लोगों की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में सफल रहा है। हालांकि कुछ बाधाएं हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी भी कई क्षेत्र बैंक से नहीं जुड़े हैं। कई क्षेत्र देश में वित्तीय साक्षरता की स्थिति ठीक नहीं है। बहुत से लोगों में बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने की अनिच्छा, वो बैंक से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। सरकार की योजना को महत्वहीन बना देगी। इसलिए वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। अगला है चौथा, स्मार्ट शहरों से क्या तात्पर्य है। भारत के शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। शहर के विकास में स्मार्ट शहर का क्या योगदान है। इससे ग्रामीण तथा शहरी भेदभाव की बढ़ोतरी होगी। गांव और शहर में भेदभाव बढ़ेगा। PURA एवं RURBNAN मिशन के संदर्भ में स्मार्ट गांव के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। स्मार्ट गांव के तर्क देना है। सरकार के स्मार्ट सिटीज योजना का उद्देश्य आधारिक संरचना में योगदान देने वाले शहरों का सर्वांगीण विकास, हर तरह के विकास और नागरिकों को स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ स्वच्छ व टिकाऊ वातावरण में जीवन को एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना। स्वच्छ व टिकाऊ वातावरण में स्मार्ट शहरों में मुख्य बुनियादी ढांचे मौजूद तत्व हैं। पर्याप्त जल आपूर्ति होगी, निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी बिना रुके, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित, और बढ़ती जनसंख्या एवं परिवहन का समाधान, कुशल शहरी गतिशील एवं सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से वहन करने योग्य आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी का ई शासन एवं सुशासन व नागरिकों की भागीदारी, सतत पर्यावरण सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य और शिक्षा। स्मार्ट शहरों से गांव एवं शहर के बीच असमानता बढ़ना स्वाभाविक है। गांव और शहर के बीच असमानता बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर्याप्त बुनियादी सुविधा होगी, कहाँ शहर में, जबकि गांव में ऐसी सुविधाओं का अभाव होगा। इन्हें पूरा करने के लिए सरकार ने PURA मिशन की शुरुआत की है। इसके लिए भी सरकार जो है
PURA मिशन की शुरुआत जो है कर दी है। अगला जो हमारी कहानी है वो देखते हैं। पूरा क्या है दोस्तों? PURA क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटेशन टू रूरल एरिया एक केंद्रीय योजना है जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आर्थिक मामले विभाग के सहयोग से एशिया विकास बैंक की तकनीकी सहायता से शुरू किया। इसमें दोस्तों कौन कौन सा मंत्रालय है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यह जो है केंद्रीय योजना है, केंद्र सरकार की योजना है जिसमें ग्रामीण विकास और आर्थिक मामले विभाग के सहयोग और एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य गांव में आर्थिक उपार्जन गतिविधियों के साथ ही समानांतर और संरचना विकास एवं प्रबंधन सुनिश्चित करना है। रूबन क्या है दोस्तों? RURBAN केंद्र द्वारा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा आर्थिक पैसे रुपए से, जिसमें आसपास के गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। देश में 300 रूबन केंद्र शुरू किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। PURA तथा RURBAN योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों पर बढ़ते बोझ को कम करके, शहर में जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करके गांवों के लोगों को नए अवसर प्रदान करना है। विकास के एक मानक को सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट गांव अवधारणा में कई अवयवों को शामिल किया गया है। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण, आर्थिक गतिविधि से कौशल विकास करना प्रशिक्षण, कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, खेती जो है और भंडारण करना, माल गोदाम की सुविधा, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता रखना, गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन आदि जो है किया जाएगा। 5वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में FDI की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। FDI जो है भारत के विकास में कैसे योगदान दे सकता है? हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तथा वास्तविक FDI के बीच क्या अंतर है? वास्तविक FDI के बीच जो है क्या अंतर क्यों है? हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक FDI, वास्तव में जो FDI के बीच क्या अंतर है? भारत में वास्तविक FDI को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम बताइए कि FDI जो है कैसे बढ़ सकता है। चलिए देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक होने के अलावा भारत के आर्थिक विकास के लिए संसाधन का एक प्रमुख स्रोत है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है दोस्तों? दुनिया के भारत को छोड़कर जो और देशों के लोग हैं वो हमारे देश में पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, उसी को निवेश बोला जाता है, प्रत्यक्ष रूप से लगाते हैं। ठीक है। सीधे FDI निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। FDI अपने साथ पूंजी और तकनीकी विशेषज्ञता लाती है। पूंजी आता है दोस्तों और टेक्नोलॉजी भी आती है, अच्छी मशीनें और सब चीज़ें आ जाती है। यह अपने साथ बेहतर प्रबंधन कार्य प्रणाली लाती है, मतलब कार्य करने की एक बेहतर जो है प्रबंधन प्रणाली होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्षमता दबाव के कारण घरेलू निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्षमता दबाव के कारण जो है घरेलू जो निर्माता हैं और सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा जो है घरेलू, और जो जिससे दोस्तों आप जो है चप्पल की दुकान खोल के आप हैं और भारत के चप्पल की दुकान खोल के बैठे हैं, एक अमेरिका का भी जो है चप्पल वाली दुकान आ गई, तो दोस्तों प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी दोनों में। अमेरिका वाला बोलेगा हम सस्ता बेचेंगे, आप महंगा बेचेंगे आपका, तो इस तरीके से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। यह उच्च विकास को बनाए रखने के लिए घरेलू निवेश को पूरक बनाता है। और दोस्तों उच्च विकास जो है तेजी से होगा और घरेलू निवेश भी होगा, हमारे देश में पैसा भी आएगा। भारत ने बहुत सारे विदेशी निवेश आकर्षित किए हैं, लेकिन हस्ताक्षर किए गए कई समझौते ज्ञापन को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पंजीकृत नहीं किया गया है। हस्ताक्षर जो हुए हैं उसको भी जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पंजीकृत नहीं किया गया। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ कमियों के कारण FDI प्रतिबद्धताओं और वास्तविक FDI के बीच एक बड़ा अंतर है। मतलब दोस्तों हस्ताक्षर कर दिया गया किसी देश के साथ और वो अभी तक उस पर काम चालू नहीं हुआ। श्रम और अनुबंधन परिवर्तन कानूनों का बहिष्कार, जैसे दोस्तों श्रमिकों के लिए जो है कुछ कानून है भारत का, इसके कारण जो है विदेश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं आ पाते हैं। एकाधिकार कर व्यवस्था, मतलब टैक्स लगाना, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार होना और अधिकारियों का दबदबा होना, उच्च राजकोषीय घाटा और नीतिगत गतिहीनता, मतलब जो है सरकार घाटा में चल रही है और नीति जो है गतिहीन है। उच्च अधिक कागजी कार्रवाई के कारण अनुपयुक्त निवेश का माहौल, और ज़्यादा कागज पुर्जा, ज़्यादा लेट लपीथी से जो है निवेश नहीं आ पाता है। कमजोर भौतिक बुनियादी ढांचे,
दोस्तों बिजली, सड़क, ये सब कमजोर ढांचा होना देश में, कुशल श्रम की अनुपस्थिति और जो है टैलेंटेड जो है श्रमिकों का न मिलना, भारत को अपनी पूरी क्षमता के साथ विदेशी निवेश का दोहन करने के लिए अपने नियमों में सुधार के साथ साथ बाजार में भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के लोग हमारे भारत में निवेश करें तो हमें सुधार करना पड़ेगा। राजकोषीय और चालू खाता घाटा को नियंत्रित में लाना पड़ेगा। जो हमारा घाटा है, मतलब जो है सरकार कर्जा ले लेके देश को चला रही है, उसको कम करना पड़ेगा। एकल खिड़की निकासी, सिंगल विंडो क्लियरेंस संबंधी निवेशकों को प्रदान की जानी चाहिए, जिससे तेजी से काम हो सके। भौतिक बुनियादी ढांचे में विशेष रूप से औद्योगिक गलियारे और बंदरगाहों में सरकार को काफ़ी निवेश करने की जरूरत है, ताकि सड़क, रोड, बिजली ये सब अच्छी हो जाए बुनियादी। तर्क संगत कर लगाना, कर जो है लगाया जाए तो तर्क संगत लगाया, ज़्यादा न लगाया जाए, क्योंकि जब ज़्यादा लगा दिया जाएगा तो कौन आएगा कंपनी बैठाने, दूसरी देश में चला जाएगा। कुशल विवाद निपटान तंत्र, तो विवाद हो जाए तो आराम से जो है सही ढंग से निपटान होना चाहिए। बड़ी संख्या में निवेशकों का शिखर सम्मेलन करना। वर्तमान में मेक इन इंडिया जैसी अनेक कार्यक्रमों की वजह से भारत में अधिक निवेश के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। छठवां है, भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों। समावेशी सबका विकास नहीं हो पा रहा है, उसमें चुनौती क्या है, जिसमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है। जो लापरवाह और बेकार जो जनशक्ति है, जनता है, मतलब लापरवाह रहती है और कोई मतलब नहीं है, कोई काम धंधा नहीं करती है, जनशक्ति शामिल है। पर टिप्पणी कीजिए और इनकी चुनौतियों का सामना करने का उपाय सुझाइए कि इनसे कैसे निपटा जा सकता है। समान अवसर के साथ विकास करना ही समावेशी विकास है। समान अवसर के साथ विकास करना ही क्या है, समान अवसर के साथ विकास करना ही समावेशी विकास है। भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने के प्रमुख चुनौतियों में क्या क्या है? प्रमुख चुनौतियाँ असमानता है, जनसांख्यिकी और विकास के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसांख्यिकी और विकास के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण, शिक्षित और अशिक्षित के बीच मौजूदा असमानता की वजह है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं है। ये भी जो है असमानता की वजह से समावेशी विकास, इससे भी सबका विकास नहीं हो पा रहा है। प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। भारत की आधी आबादी युवा है। आधा जो 50% जो जनसंख्या है वो युवा है, मतलब जवान है। और इन्हें पोषण, अच्छा भोजन, कौशल, अच्छी जो है सीख, नौकरी के अवसर, नौकरी मिले प्रदान करके कुशल कार्यबल में परिवर्तित किया जा सकता है। समावेशी विकास के लिए मुख्य चुनौती अवसरों का उत्पन्न कर, समावेशी जो विकास है उसके लिए मुख्य जो चुनौती है अवसरों को उत्पन्न करना, जीवन स्तर को बढ़ाना है। भारत में श्रम शक्ति की रोजगार क्षमता विकसित करने की तुलना में, श्रम शक्ति जो है उसकी रोजगार क्षमता विकसित करने की तुलना में बहुत कम है, जो मानव शक्ति के उपयोग को प्रतिबंधित करती हैं। ब्रिटेन में 70% और दक्षिण कोरिया में 70% जनशक्ति की तुलना में भारत में केवल 2% कौशल प्रमाण पत्र श्रम शक्ति है। मतलब 70% जनसंख्या जो है ब्रिटेन और जो है दक्षिण कोरिया में कौशल युक्त है, मतलब काम करने के लिए उसको बेहतरीन जानकारी है। भारत में मात्र 2% जानकारी है। इसका मुख्य कारण भारत में बेकार जनशक्ति उपस्थित है, बेकार की जनसंख्या उपस्थित है। आवश्यक कौशल और उपार्जन कौशल में बहुत असंतुलन है। आवश्यक कौशल जो है, उपार्जन कौशल, एक तो कौशल ले लिए, ITI कर लिए, कुछ आ जा नहीं रहा, एक तो जो है कर लिए तो उसमें कुछ आ जा रहा है, में बहुत असंतुलन है। भारत में नीति निर्माताओं के लिए समावेशी पहुंच अभी भी एक दूर का सपना है। सबका विकास करना जो है नेताओं के लिए भी दूर का सपना है। इसलिए नौकरी के अवसर और कौशल प्रशिक्षण सामाजिक सुरक्षा विकास के मूल तत्व हैं। नौकरी की जो है कौशल प्रशिक्षण दिया जाए, समाज में उन्हें सुरक्षा मिले, समावेशी विकास के मूल तत्व हैं, नौकरी मिले। अब इन्हीं नीति निर्माण का मुख्य आधार बनाना चाहिए। नीति बनाते समय इसको ध्यान रखना चाहिए। सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनानी चाहिए, गांव में रोजगार देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, विद्युत हर जगह पहुंचाना चाहिए, इत्यादि पर खर्च बढ़ाना चाहिए। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पर ऋण समावेश में सहायता करेगा। तो कहा जा रहा है कि ऋण समावेशन में जैसे जो है कर्जा दिया जाए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को, तो जो है तेजी से लोगों का विकास में सहायता करेगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण, कौशल विकास करना, ई गवर्नेंस, जेंडर बजटिंग के साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, सीधा पैसा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं जैसे मनरेगा है, सर्व शिक्षा अभियान है, राजकोषीय स्वास्थ्य नीति, जनधन योजना इत्यादि जैसे संबंधित क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ लागू करने की आवश्यकता है। अगला 7वां प्रश्न है, जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल की
बेहतरीन तरीके से उपयोग करना, इसे ही जल उपयोग दक्षता कहते हैं। जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। जल का सही तरीके से उपयोग में सूक्ष्म सिंचाई अगर किया जाए तो भूमिका का वर्णन कीजिए। 200 शब्दों में 12.5 अंक। जल उपयोग दक्षता पौधों की उपापचयी प्रक्रिया में जल के उपयोग का अनुपात, कितना पौधा को जल चाहिए उसके अनुपात में जल देना। जल क्षय पौधों के द्वारा प्रसवेदन को संकेत करता है। कई बार दोस्तों हम बहुत ज़्यादा पानी लगा देते हैं और पानी भाप बन के उड़ जाता है, पौधे को मिल ही नहीं पाता। प्रभावी जल उपयोग और वास्तविक प्रभावी जल, जितना भी जल हम दें उस प्रभावी तरीके से उपयोग हो जाए। जल निकासी के बीच के अनुपात को जल उपयोग दक्षता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जल उपयोग दक्षता किसी फसल पद्धति द्वारा जल को बायोमास अनाज में बदलने की दक्षता की माप है। मतलब दोस्तों जल देकर जो है अनाज बनाना। चूँकि कृषि क्षेत्र में जल सबसे बड़ा उपयोग करता है, जल के बिना कृषि हो ही नहीं सकती है। कृषि में जल उपयोग दक्षता में सुधार कर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। मतलब पानी जो है कृषि में सही ढंग से जो है उपयोग किया जाए, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सकता है। बेहतर जल संसाधन प्रबंधन, जल का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जाए। उच्च जल उपयोग, अधिक से अधिक जल का उपयोग किया जाए, दक्षता हो सकती है। खेती की टपकाव सिंचाई विधि से संसाधनों की बचत। टप मतलब दोस्तों टिप टिप करके जो है पानी देना। खेती की लागत, फसलों की उपज और खेती की लाभप्रदता। खेती की जो लागत है वो कम आएगी, फसलों की उपज अधिक होगी और खेती लाभप्रद होगा। पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है टपकाव सिंचाई का। टपकाव सिंचाई में दोस्तों कम पानी से जो है सिंचाई और अधिक लाभ लिया जा सकता है। सिंचाई विधि में पौधों की जड़ों में पाइप के माध्यम से पानी दिया जाता है। पाइप लगा दिया जाता है, पानी ऊपर भर दिया जाता है, पाइप से धीरे धीरे टपकते हुए पौधों की जड़ों में पानी जाता है। इस विधि में पानी जो है पानी का कुशल उपयोग होता है, क्योंकि इसमें केवल पेड़ के जड़ वाले क्षेत्र में सिंचाई किया जाता है। जड़ वाले क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए टपकाव सिंचाई प्रणाली का उपयोग अक्सर शुष्क व अर्ध शुष्क वातावरण में किया जाता है। टपकाव सिंचाई की प्रणाली का जो उपयोग है अक्सर जो है शुष्क, गर्म और अर्धगर्म वातावरण में किया जाता है और इससे जो है पानी की कमी वाले क्षेत्रों में क्रांतिकारी प्रभाव पड़ता है। मतलब जो है पानी का जहाँ कमी है वहाँ जो है तेजी से जो है स्थितियों को सुधारा जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई एक अन्य विधि छिड़काव सिंचाई प्रणाली है जो प्राकृतिक वर्षा का अनुकरण करती है। जैसे वर्षा होती है वैसे ही जो है सूक्ष्म सिंचाई की जाती है। पानी को पाइप के माध्यम से पंप किया जाता है, तेजी से जो है ऊपर जो है छिड़काव किया जाता है और फिर छिड़काव के स्प्रिंकलर के माध्यम से पानी को फसलों के ऊपर छिड़का जाता है। यह प्रभावी सतही सिंचाई की तुलना में अधिक सक्षम है और पानी के उपयोग की दक्षता को बढ़ाता है। भारत सरकार ने भी जल संरक्षण और इसके प्रबंधन की उच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संरक्षण, पानी का जो है बचाव, उच्च प्राथमिकता देने तथा हर खेत को पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार, हर खेत को जो है पानी मिले, पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। यह योजना टपकाव व छिड़काव विधि पर केंद्रित है। अगला 8वां प्रश्न है, एलिलोपैथी क्या है? एलिलोपैथी क्या है? सिंचित कृषि क्षेत्रों की प्रमुख फसल पद्धति में सिंचित जो है कृषि क्षेत्रों की प्रमुख फसल पद्धति में इस भूमिका का वर्णन करना है। तो एलिलोपैथी एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक अवरोधों की प्रक्रिया द्वारा रासायनिक अवरोधों को रोक दिया जाता है। जो रसायन होते हैं प्रक्रिया द्वारा पादपों की वृद्धि को सकारात्मक, पौधों को जो है वृद्धि को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित कराया जाता है। इस विधि में पौधे एक ऐसे जैव रसायन को उत्पन्न करते हैं जो आसपास के पौधों की वृद्धि को रोक देते हैं। आसपास के जो पौधे हैं वृद्धि होनी चाहिए वो रुक जाती है और इस विधि का उपयोग खरपतवार नष्ट करने के लिए किया जा सकता है जो फसलों की वृद्धि के अवरोधक उत्पन्न करते हैं। ऐसे जो विधि है उसको फसलों को नष्ट करने, जो खरपतवार उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है जो फसलों की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करते हैं। यह रसायन पौधों की किसी भी भाग जैसे फल, पत्तियों, तनों, जड़ों द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता है। एलिलोपैथी दोस्तों क्या है? एक ऐसा पौधा जो रासायनिक चीज़ें उत्पन्न करता हो जिससे आसपास कोई भी चीज़ें जो है उसको रसायन के कारण जो है न उग पाए। और ये जो रसायन उत्पन्न होता है वो फल फूल से भी होता है, पत्ती से भी होता है, जड़ से भी उत्सर्जित होता है। कृषि प्रणालियों में एलिलोपैथी की उपचारात्मक भूमिका, उपचारात्मक भूमिका क्या है?
एलिलोपैथी पदार्थ शाकनाशक की तरह कार्य करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, जो प्रतिस्पर्धी प्रजातियों को अंकुरित और वृद्धि को रोकते हैं। जो प्रतिस्पर्धी उनके साथ जो बढ़ना चाहती है उनको जो रोक देते हैं, अंकुरण और वृद्धि को ही, न वो फल देगा न ही वृद्धि कर पाएगा। एलिलोपैथी पौधे और अन्य जीवों के बीच कीट नियंत्रण के लिए शाकनाशी और कीटनाशकों का विकल्प बन सकते हैं। जैसे दोस्तों आप खेत में लगा रहे हैं, खेत में जो है अपने चारों तरफ खेत के जो है लगा लीजिए एलिलोपैथी। इससे क्या होगा कि कीट आपके खेत में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों वो जो है कीट को भी खत्म कर देगा रसायन छोड़ के। का विकल्प बन सकते हैं। चावल, ज्वार इत्यादि फसलों से फेनोलिक्स नामक एलिलोर रसायन निकलता है। किससे? चावल से, ज्वार से, जो खरपतवार, कीटों इत्यादि के लिए हानिकारक होता है। खरपतवार और कीटनाशक जो है उनके लिए जो है नुकसान करता है और फसलों के लिए अच्छा है। धान की कुछ किस्में बनियार्ड नामक खरपतवार को रोकने में सहायक है। इसी प्रकार ज्वार जंगली पालक को बढ़ाने नहीं देता है। ज्वार जो है, बाजरा जो है, जंगली पालक जो होता है उसको बढ़ने नहीं देता है। एलिलोर रसायन भी पौधे के अंकुरण और विकास को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। एलिलोर रसायन है ये पौधों को अंकुरित होने में और विकास करने में सहायक हो सकते हैं। ये मिट्टी में पोषक तत्व और पानी की कम मात्रा के साथ विकास में सहायता कर सकते हैं। मतलब जो है पानी की पोषक तत्व कम है, पानी की मात्रा कम है, तभी पौधे बढ़ सकते हैं। फसलों में एलिलोपैथी का उपयोग एलिलोपैथिक फसल के बीच निरोधात्मक जो प्रभाव है उसको कम करने और वैज्ञानिक फसल नियमित आवर्तन और अंतर फसल प्रणाली की स्थापना करके उत्पादकता और भूमि दक्षता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। कपास की खेती के साथ ज्वार, तिल और सोयाबीन की खेती के परस्पर आदान प्रदान में लगातार खरपतवारनाशी से संरक्षण प्राप्त हो सकता है। कहा जा रहा है कि उत्पादन और भूमि दक्षता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। कपास की खेती के साथ जो है ज्वार, तिल और सोयाबीन की खेती के परस्पर आदान प्रदान होने से लगातार खरपतवारनाशी के संरक्षण प्राप्त हो सकते हैं। एलिलोपैथी में हानिकारक जड़ी बूटियों पर भावी निर्भरता को कम करने की क्षमता है। एलिलोपैथी में हानिकारक जो जड़ी बूटियां हैं उस पर भावी निर्भरता जो है, निर्भर है हम उसमें, उसको कम करने की क्षमता है। मतलब इससे ही काम चलाया जा सकता है। यह पर्यावरण के अनुकूल खरपतवार और कीट प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा भी हो सकता है कि खरपतवार और कीट पतंगों को भी रोक सकता है एलिलोपैथी। 9वां प्रश्न है, कृषि में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो भूमि है उसको सुधारने की क्यों जरूरत है उसकी विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधार की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए कि भारत में जो भूमि सुधार है उसकी सफलता कैसे सफल हो सकता है, उत्तरदायी कारक को बताना है। चलिए, भूमि सुधार आमतौर पर अमीर से गरीब तक की भूमि की पुनर्वितरण को संदर्भित करता है। मतलब भूमि सुधार है क्या दोस्तों, अमीर और गरीब दोनों की भूमि को जो है पुनः बांटना। पुनर्वितरण मतलब पुनः बांटना। भूमि सुधार में भू संपत्ति का न्याय संगत पुनर्वितरण, मतलब दोस्तों न्याय संगत मतलब जो है सबको न्याय मिले इसका वितरण, जिसमें कृषि मजदूरों, भूमिहीन लोगों को भी भूमि का मालिकाना हक दिया जा सके। मतलब जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी जमीन देना। अधिक मोटे तौर पर इसमें स्वामित्व पट्टे, बिक्री और भूमि की विरासत का विनियमन शामिल है। और अधिक में इसमें स्वामित्व पट्टा दे दिया जाए, स्वामित्व दे दिया जाए कि हमेशा के लिए उनकी जमीन हो जाए, पट्टा दे दिया जाए, बेचा जाए और भूमि का विरासत का विनिमय, मतलब विरासत में जो जमीन मिली है उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाए। भारत जैसे कृषि अर्थव्यवस्था वाले देश में असमान भूमि वितरण की वजह से भूमि सुधार की शुरुआत हुई थी। मतलब यहाँ किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए जो है भूमि सुधार जो है शुरू किया गया कि ज़मीनों को बांटा जाए जिनके पास ज़्यादा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद नीतिगत कार्यक्रम पर आश्चर्यजनक रूप से भूमि सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं मिली। मतलब देश आज़ाद होने के बाद भूमि सुधार के लिए बहुत तेज़ी से काम नहीं किया गया। भूमि सुधार में भूमि स्वामित्व अधिकारों का पुनः वितरण, कृषि भूमि का पुनः सीमा निर्धारण, मजदूरी में सुधार, कृषकों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का निर्धारण, कृषि योग्य भूमि, खेती करने योग्य और किराएदारी अधिकारियों में सुधार शामिल थे। जो भूमि था वो जो है पहले बहुत कम, मतलब कुछ लोगों के पास ही बहुत ज़्यादा भूमि थी, तो उन्हें पुनः वितरण किया जाए, पुनः बांटा जाए। किन में? जिनके पास भूमि न हो। और भूदान और सर्वोदय आंदोलन, भूदान अपने मन से दोस्तों कुछ लोग अपनी भूमि जो है बांट देते थे गरीबों में, तो सर्वोदय आंदोलन को प्रोत्साहित करना भूमि सुधार के अभिन्न तत्व थे।
भूमि सुधार के पीछे पूरी धारणा यही थी कि यह भूमि सुधार भूमि के हरवाहा से संबंधित था। हरवाहा जो है भूमि से, वो उससे संबंधित था। भूमि के बेहतर वितरण ने इसमें बेहतर प्रबंधन और इसके बाद बेहतर कृषि पद्धति को जन्म दिया। भारत में भूमि सुधार की सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, भूमि सुधारों की सफलता के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे? किसानों की जमीन पर स्वामित्व रखने की इच्छा शक्ति, किसान चाहते थे कि हमारी भी जमीन हो, और स्वतंत्रता के बाद उत्साह ने भूमि सुधार को लागू करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में एक माहौल बनाया किसानों ने कि हमें भी जमीन मिले, और ये जो है राजनीतिक क्षेत्र में माहौल बना। भूदान आंदोलन जैसे सामाजिक सुधार के समर्थन ने भूमि सुधारों को उचित तरीके से लागू करने के लिए प्रयुक्त किया। भूदान में दोस्तों अपने ही मन से जो है लोगों को दान कर देना, जिनके पास जमीन न हो, जो ज़्यादा जमीन रखते। केवल पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कम्युनिस्ट सरकारों ने भूमि सुधार के लिए व्यापक कार्य किए। ये तो दोस्तों पूरा समाजवादी हैं, सबको बराबर जमीन बांट देते थे। भूमि सुधार जैसे संवैधानिक प्रावधानों के लिए शिक्षा जागरूकता में वृद्धि भी जरूरी है। एनजीओ के माध्यमों से किसानों को फायदा कानूनों के द्वारा मिला। 10वां है भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। भारतीय जो कृषि है, भारत की जो खेती है, उसकी प्रकृति जो है अनिश्चित है। खेती में अभी बाढ़ आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, होगा नहीं होगा। निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकता, जो फसल बीमा है वो क्यों आवश्यक है, विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBI की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किसानों को कैसे लाभ पहुंचा सकती है, फसल नुकसान होने पर इसको बताना है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक संरचना एवं अवस्थिति के कारण जो है भारत कई प्राकृतिक आपदाओं का केंद्र बना है। प्राकृतिक आपदा मतलब दोस्तों प्रकृति के द्वारा आपदा दिया जाना, जैसे चक्रवात आ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, अनावृष्ट हो जाना, सूखा, अलावा कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता, सिंचित क्षेत्र मतलब जो है खेती जो है पानी चाहिए, उसके लिए पानी का कमी, मानसून की अनिश्चितता, वर्षा होना न होना कृषि संकट के प्रति और अधिक जोखिम पैदा कर देता है। क्योंकि दोस्तों आज भी दोस्तों 50% अगर खेती होती है तो वर्षा पर निर्भर है, वर्षा ना हो तो खेती गड़बड़ा जाएगी। उपयुक्त स्थितियों में अभी भी कृषि क्षेत्र अत्यधिक कमजोर है और किसानों को राज्य से उपयुक्त नीति संरक्षण की आवश्यकता है कि राज्य उनका सहयोग करे। एक फसल बीमा नीति किसानों को फसल उत्पादन और संबंधित आय के स्थिरीकरण में सहायता दे। फसल बीमा योजना है क्या दोस्तों? फसलों का बीमा किया जाता है। अगर फसल दोस्तों नुकसान हो गई तो आपको भरपाई सरकार करेगी, ठीक है। हर वर्ष प्राकृतिक आपदा की वजह से भारत में किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह एक राष्ट्र एक योजना की थीम पर आधारित है कि एक राष्ट्र एक योजना हो और मौजूदा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह लेगी। और दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा जो योजना है उसकी जगह पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जगह लेगी, कांग्रेस सरकार की योजना को हटा के। किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5%, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, जितनी आपकी फसल है उसका 2% दीजिए। किस में? खरीफ की फसल में। गेहूँ रबी की फसल के लिए 1.5% देना पड़ेगा, जितनी फसल है उसका 1.5% आपको देना पड़ेगा। दोस्तों ये बीमा है, नुकसान होगा तो सरकार देगी, नहीं होगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। और बागवानी और वाणिज्यिक व्यापार वाली फसलों के लिए 5% भुगतान निर्धारित किया गया है। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। सरकारी जो सब्सिडी है उस पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है और शेष प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और शेष जो प्रीमियम है वो सरकार वहन करेगी। प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। टेक्नोलॉजी मशीन को और फसल नुकसान का आकलन कर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से ड्रोन से किसानों के दावे के भुगतान में देरी को कम किया जाएगा। कि किसान दावा करेगा कि हमारा इतना नुकसान हुआ है तो तुरंत जो है टेक्नोलॉजी की सहायता से देखा जाएगा और तुरंत भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा। मौसम के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान पात्र हैं और सभी किसानों को पात्र रखा गया है। प्राकृतिक आपदा जैसे आग लगना, प्राकृतिक बिजली का गिरना, तूफान आना, ओलावृष्टि हो जाना, चक्रवात आ जाना, सूखा हो जाना, कीट से होने वाला नुकसान, रोग,
बाढ़ आ जाना, भूस्खलन हो जाना के कारण होने वाले नुकसान को व्यापक जो है जोखिम बीमा प्रदान किया गया है। व्यापक तरीके से आपको जो है इससे नुकसान होगा तो सरकार आपको जो है जितना नुकसान होगा उसका भरपाई करेगी। अगर जो है फसल बीमा योजना में आप भाग लेंगे, पैसा देंगे सरकार को तब। 11वां प्रश्न है, देश में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में इनकी वर्तमान स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसके संदर्भ में इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और प्राप्त किए जाने वाले जो लक्ष्य हैं उनका विवरण दीजिए। प्रकाश उत्सर्जन, डायोड, LED पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों के महत्व की विवेचना संक्षेप में कीजिए। और कह रहा है कि जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है उन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के जो महत्व की विवेचना जो है उस पर संक्षेप में करना है। पिछले कुछ दशकों में से भारत ने अपनी ऊर्जा कार्यक्रमों में नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा मतलब दोस्तों नई ऊर्जा जिससे प्रदूषण नहीं होता है उस पर ध्यान केंद्रित। भारत के हरित ऊर्जा पर किए गए अनुसंधान ने नवीकरणीय ऊर्जा पर बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें मुख्य रूप से पनबिजली परियोजनाएं शामिल हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पनबिजली परियोजना, पानी से चलने वाली बिजली, पानी से बिजली उत्पन्न करने वाली को पनबिजली परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने कहा था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 175 गीगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है कि 175 गीगावाट हम जो है किसे प्राप्त करेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा से। जून 2016 तक देश में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता लगभग 50 गीगावाट थी, जिसमें से 61% पवन ऊर्जा से मिल रहा था, 19% सोलर सेल से और 10% बायोमास, लगभग 9% लघु जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होता है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 के अंत तक नवीकरणीय ऊर्जा से 175 गीगावाट प्राप्त करने के लक्ष्य का क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है। पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, बायोमास ऊर्जा से 10 गीगावाट, लघुपन। इससे दोस्तों कम प्रदूषण में आपको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मतलब दोस्तों बिजली का जो कार्यक्रम है, बिजली की जो आवश्यकता होती है उसी के लिए उत्पन्न हो, यहाँ से आपको मिल जाएगी। भारत सरकार के प्रकाश उत्सर्जक डायोम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का विशेष महत्व है। प्रकाश उत्सर्जक डायोम आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम घरेलू और सड़क प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश पथ नाम दिया गया है। यह ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना ऊर्जा दक्षता को भी लक्षित करती है। इस योजना के तहत सरकार लगभग 100 शहरों में पारंपरिक बल्ब के स्थान पर, जो पहले वाले बल्ब थे उसके स्थान पर LED लगाएगी। LED दोस्तों कम बिजली खर्च होगा इसमें, इसी को प्रकाश स्तंभ करा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार सड़क बल्ब में बदलाव से सालाना 21,500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। जो पहले बड़ा बल्ब था उसको हटा के LED लगाई गई तो इतना मेगावाट जो है बिजली बच जाएगी, जिसमें 45,500 करोड़ रुपए बचेंगे। इतना बिजली की कम खपत का मतलब CO2 का कम उत्सर्जन, और इससे जो है CO2 कम उत्सर्जन होगा। और इस प्रकार वैश्विक तापन को कम करने में, विश्व में जो तापन गर्मी बढ़ रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है, उसके तापन में मदद मिलेगा। राष्ट्रीय LED कार्यक्रम अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत 2030 तक CO2 के उत्सर्जन में कमी करने में वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करेगा। जो हम प्रतिबद्ध हैं 2030 तक जो है CO2 को कम करने में, जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी मदद करेगा। LED बल्ब मध्यम से दीर्घकालिक अवधि में लागत और ऊर्जा बचत दोनों प्रदान करते हैं। LED जो बल्ब है वो जो है कह रहा है कि दीर्घकालिक अवधि में लंबे समय में लागत और ऊर्जा बचत दोनों को प्रदान करते हैं। LED बल्ब से बिजली का खपत में कमी आती है, बिजली कम लगती है, जिससे उपभोक्ता के बिजली के बिलों में भारी बचत होती है। जो उपभोक्ता होता है उसके बिजली के बिल जो है वो कम आते हैं, और इस प्रकार ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। और इस प्रकार जो है ऊर्जा की भी सुरक्षा होती है और समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलता है। अगला हमारा कार्यक्रम है 12वां, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। अंतरिक्ष के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो क्षेत्र हैं, भारत की उपलब्धि क्या है उस पर चर्चा करना है। और इस प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक है। तो दोस्तों इसको आप लोग कल कर लीजिएगा, और यहीं रोकते हैं। अभी हम सोच रहे थे पूरा पढ़ा दें, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए थोड़ा कम पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। और यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा हमारा कार्यक्रम। धन्यवाद।